बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिमुलेशन स्टडी के स्टेप्स को कवर करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं सिमुलेशन स्टडी को परफॉर्म करने के लिए। तो इस लेक्चर के अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने उन स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करनी है जो रिक्वायर्ड है सिमुलेशन स्टडी को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए, और ये सिमुलेशन स्टडी के कुछ स्टेप्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है सिमुलेशन स्टडी के वो 12 है, और इन सब स्टेप्स को मैं वन बाय वन फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। लाइक एट द स्टार्ट आप सबसे पहले प्रॉब्लम की फार्मूलेशन करते हैं। प्रॉब्लम फार्मूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी सिमुलेशन स्टडी को इनिशिएट करने के लिए, बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी तभी आप किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिमुलेशन स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम फार्मूलेशन के साथ ही आपका बेसिकली सिमुलेशन का स्टार्ट होगा। देन आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और ओवरऑल जो आपका प्रोजेक्ट प्लान है आप उसको डिफाइन करते हैं। इन दो स्टेप्स की फॉर्मल डेफिनेशन के बाद आप नेक्स्ट स्टेप थर्ड और फोर्थ पे जंप करते हैं। स्टेप थर्ड के अंदर मॉडल कंसेप्चुअलाइजेशन के मॉडल को किस तरह से बिल्ड किया जाएगा वो आप बनाते हैं, और मीनवाइल मॉडल की कंसेप्चुअलाइजेशन के साथ पैरेलल के अंदर डाटा कलेक्शन का जो स्टेप्स हैं वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं। बिकॉज जैसे जैसे आपका मॉडल के अंदर इन्हांसमेंट आती जाती है वैसे वैसे आपके मॉडल के साथ साथ डाटा कलेक्शन की जो रिक्वायर्ड नीड है वो भी इंक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल, आप कभी भी स्टार्ट में कंप्लीट प्रॉब्लम को मॉडल नहीं करते, बिकॉज उसके ऊपर टाइम आपका ज़्यादा लगता है, एरर के चांसेस जो है वो भी ज़्यादा होते हैं। तो प्रैक्टिस जो बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाती है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने मॉडल की जो प्रॉब्लम आपने फार्मूलेट की थी उसको अपने मॉडल के अंदर आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप आप उसके अंदर थिंग्स को ऐड करते हैं, और देन उसी से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड नीड्स होती हैं वो डाटा कलेक्शन के थ्रू आप परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई कि स्टेप 3 और स्टेप 4 जो है वो पैरेलल के अंदर आपका काम कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट डाटा कलेक्शन और मॉडल कंसेप्चुलाइजेशन के बाद आप मॉडल की ट्रांसलेशन करते हैं, और मॉडल ट्रांसलेशन के बाद आप उसको वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के स्टेप के अंदर अगर मॉडल आपका वेरीफाइड हो जाएगा तो आप नेक्स्ट वैलिडेट के ऊपर मूव करेंगे, अदरवाइज आप अगेन बैक मूव करते हैं मॉडल की ट्रांसलेशन के ऊपर। फर्दर इनकी डिटेल्स में आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। देन जब वेरिफिकेशन का स्टेप अगर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है तो फिर आप वैलिडेट करते हैं मॉडल को, कि जो आपका मॉडल आपने डिज़ाइन किया था अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या वो उसको वैलिडेट कर रहा है या नहीं। अगर उसके रिजल्ट्स आपके प्रॉब्लम फार्मूलेशन के साथ जो आपके एक्चुअल सिनेरियो थे उसके साथ मैच हो रहे हैं तो दैट्स कूल, अदरवाइज आप अगेन मॉडल को दोबारा से बिल्ड करते हैं। माइट बी पॉसिबल कि आपका मॉडल जो है वो सही तरह सॉरी माइट बी पॉसिबल कि जो आपका मॉडल है वो ठीक तरह से नहीं बना, तो देन आपका ये स्टेप्स का जो साइकिल है वो अगेन स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपका मॉडल सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है तो फिर आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरफ जंप करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आप डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर अपने मॉडल के अंदर चेंजेस करते हैं, जिस पर्पज के लिए हम बेसिकली सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं, और देन आप प्रोडक्शन रन और एनालिसिस की तरफ जाते हैं, और फिर फर्दर आप डिसाइड करते हैं कि आपको मोर रन्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तो चाहिए तो फिर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्शन रन एनालिसिस के ऊपर आपने जंप करना है या फर्दर आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन करने हैं। जब आप फर्दर इसकी डिसीजन को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग का जो स्टेप है वो कंप्लीट करते हैं, एंड देन फाइनली आप अपने मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं कमिंग स्लाइड्स के अंदर हम वन बाय वन इन सब 12 स्टेप्स को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि इन सब स्टेप्स के थ्रू आप किस तरह से अपनी सिमुलेशन की स्टडी को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम फार्मूलेशन के साथ।
प्रॉब्लम फार्मूलेशन जो है एवरी सिमुलेटेड स्टडी का बिगनिंग का एक स्टेप है जिसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को बेसिकली स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। देन जो प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट है वो जो स्टेटेड की जाती है वो मैनेजर के थ्रू स्टेटेड की जाती है। और प्रॉब्लम जो है इट मे बी नॉट बी स्टेटेड करेक्टली और इन क्वांटिटेटिव टर्म। तो प्रॉब्लम जो आप डिफाइन करते हैं ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। इट डजंट मीन कि फर्स्ट टाइम जो आपने प्रॉब्लम स्टेट की है वो डिफाइन हो रही है वो सही है। माइट बी पॉसिबल कि उनके अंदर कोई एरर या इशू एग्जिस्ट करे। तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करते हैं और ये नॉर्मली जो स्टेटेड की जाती है तो वो मैनेजर की जाती है। देन जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होती है उसको पॉलिसी मेकर को प्रोवाइड करते हैं और वो उस प्रॉब्लम की इनसाइट्स को स्टडी करता है और वो उन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है जो उसको प्रॉब्लम प्रोवाइड की जाती है। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो डेवलप की गई है थ्रू एनालिसिस, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द पॉलिसी मेकर उसको अंडरस्टैंड करे और उसकी फार्मूलेशन के साथ एग्रीड हो। बिकॉज अगर प्रॉब्लम की डेफिनेशन ही प्रॉपर नहीं होगी तो देन आगे जितने भी सिमुलेशन स्टडी के रिजल्ट्स या आपकी वर्किंग होगी वो सब आपकी वेस्ट हो जाएगी। वो किसी भी परफेक्ट ओरिएंटेड गोल की तरफ नहीं जाएगी बिकॉज आपकी प्रॉब्लम फार्मूलेशन में इशू है। तो नॉर्मली प्रॉब्लम फार्मूलेशन का जो स्टेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिमुलेशन स्टडी को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए। जितनी अच्छी आप प्रॉब्लम की फार्मूलेशन करेंगे उतनी ही अच्छे आपको सिमुलेशन के अप्रोक्सीमेशन जो रिजल्ट्स हैं वो उतने ही ज़्यादा बेहतर अचीव होंगे। तो नॉर्मली इस स्टेप के ऊपर टाइम भी फिर आपका डेफिनेटली ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि सारा जो आगे मॉडल बिल्डिंग है सिमुलेटेड स्टडी की वो आपकी प्रॉब्लम फार्मूलेशन के ऊपर बेस्ड कर रही होती है। देन सेकंड नंबर पे आप ऑब्जेक्टिव की सेटिंग करते हैं और ओवरऑल जो आपके प्रोजेक्ट का प्लान है वो आप डिसाइड करते हैं। सो इनिशियली वन और मोर देन वन किक ऑफ मीटिंग के अंदर आपने जो स्टडी कंडक्ट करनी होती है उसको प्लान करते हैं विद प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ और सिमुलेशन एनालिसिस के साथ। देन जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उसकी भी प्रेजेंस उस मीटिंग में होना ज़रूरी है टू डिस्कस द फॉलोइंग थिंग्स लाइक कि आपकी स्टडी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस स्टडी को कंडक्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देन कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इट शुड बी रिक्वायर्ड और इट मे बी रिक्वायर्ड टू डिसाइड द लेवल ऑफ मॉडल डिटेल के मॉडल की कितनी डिटेल जो है वो रिक्वायर्ड है। इसी पॉइंट के ऊपर जो डिटर्मिनेशन होती है लाइक कंसर्निंग सिमुलेशन की अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की जाएगी, प्रॉब्लम को फार्मूलेट किस तरह से किया जाएगा और उसके सॉरी और उसके ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से स्टेटेड किया जाएगा। सो अज्यूमिंग दैट इट इज़ डिसाइडेड कि सिमुलेशन जो है वो अप्रोप्रिएट है और ये डिसाइड हो चुका है कि जो हमारी प्रॉब्लम थी सिमुलेशन उसके लिए एक अप्रोप्रिएट टूल है लाइक एनालिटिकल सोल्यूशन के थ्रू उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा। सिमुलेशन जो है वो एक अप्रोप्रिएट टूल है। देन ओवरऑल जो प्रोजेक्ट प्लान है उसकी स्टेटमेंट को इंक्लूड किया जाता है और अल्टरनेटिव जो सिस्टम्स हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा अपने इस प्रोजेक्ट की इफेक्टिवनेस के लिए और उसके अल्टरनेटिव जो मेजर्स हैं उन मेथड्स को भी कंसीडर किया जाता है एट दिस पॉइंट। देन जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जो आपने डिसाइड करने हैं जो डिसाइड है जो सिमुलेशन के थ्रू क्या आपने परफॉर्मेंस मेजर्स को फाइंड करना है वो इवेलुएट किए जाएंगे और उनकी एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जब वो चेक की जाती है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्कोप क्या है आपके मॉडल का उसको देखा जाएगा। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जिसको आपने मॉडल करना है और इट शुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू डिसाइड द जनरलिटी ऑफ सिमुलेशन सिस्टम। जो सिमुलेटेड सिस्टम है उसके अंदर जनरलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी के अंदर कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी सिमुलेशन स्टडी को परफॉर्म करने के लिए। और it should also be include in the plan as well the study in terms of number of people involved। इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट शामिल होगी और इस स्टडी को कंडक्ट करने में कॉस्ट कितनी आएगी और कितने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड है अपने इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। और मोर ओवर
जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है एट द एंड ऑफ ईच स्टेज हमें क्या मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिगनिंग हमें डिसाइड कर ली जाती हैं सिमुलेशन की स्टडी को परफॉर्म करने से पहले। डिफरेंट पॉलिसी मेकर एनालिसिस और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो पर्सन होते हैं उनके साथ कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ओवरऑल प्रोजेक्ट का प्लान क्या होगा, वो किस तरीके से मूव ऑन करेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी कितनी कॉस्ट जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट होगी। डेफिनेटली आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, कॉस्ट का, मैन पावर का या सिस्टम का जो भी रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है पीपल की, मैन की, कॉस्ट की, ये सब तो डेफिनेट सी बात है, लाजमी होगी। देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली सॉफ्टवेयर जो टूल सिमुलेशन स्टडी जो है आपने डेफिनेटली किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर करनी है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर आप उसमें यूज़ करेंगे। मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनको यूज़ किया जाता है सिमुलेशन स्टडी को परफॉर्म करने के लिए। लाइक ओसिम है, अरीना है, फ्लेक्सिम है एंड सो ऑन। तो वो डिसाइड करना कि किस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने करनी है सिमुलेशन की स्टडी को परफॉर्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मॉडल कंसेप्चुलाइजेशन के स्टेप्स के ऊपर आप मूव करते हैं। और इस मॉडल कंसेप्चुलाइजेशन के स्टेप्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडल ऑफ अ सिस्टम। जिस भी सिस्टम की आपने सिमुलेशन करनी है उसका अब आपने मॉडल जो है वो अरीना का लेट्स से अगर आपने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया तो उसके अंदर आपने वो बनाना है। अब उस मॉडल की कंस्ट्रक्शन जो करनी है वो एक साइंस है। इट डजेंट मीन साइंस, मतलब साइंस का ये है कि ये एक आर्ट है। डेफिनेटली आपने एक रियल सिस्टम का मिमिक जो है वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन करना है कि वो उसी तरह से बिहेव करे जैसा एक्चुअली वो सिस्टम के अंदर बिहेव कर रहा है सिस्टम। तभी आपको सिमुलेशन स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बेहतर मिलना शुरू होंगे। तो इसीलिए ये एक आर्ट ऑफ साइंस है मॉडल को डिज़ाइन करना, बिल्ड करना। और ये हर कोई नहीं कर सकता। ये एक प्योरली डिपेंड करता है और जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ होगी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ और किस तरह से आप प्रॉब्लम की फार्मूलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं मॉडल की कंसेप्चुलाइजेशन के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सिमुलेशन की स्टडी में। और द आर्ट ऑफ मॉडलिंग जो है ये बेसिकली इन्हांस हो सकती है ड्यू टू एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है और जो फीचर्स हैं प्रॉब्लम्स के, इसेंशियल फीचर्स हैं प्रॉब्लम के, उसको वो किस तरह से अब्स्ट्रैक्ट करके मॉडल के अंदर ऐड करता है। देन उस मॉडल को सिलेक्ट और जो बेसिक अजम्पशन है आपके सिस्टम की उसको किस तरह से मॉडिफाई और सिलेक्ट किया जाता है। और most importantly how to enrich and elaborate the model until the useful approximation result। तो जब तक आपके पास अप्रोक्सीमेशन यूजफुल रिजल्ट्स नहीं आते तब तक आप किस तरह से अपने मॉडल को एनरिच करेंगे, एलेबोरेट करेंगे। तो ये जो एक 2 to 3 पॉइंट्स हैं ये इन्हांस होते हैं ड्यू टू इंडिविजुअल पर्सन कि उसको वो किस तरीके से एनरिच है, कितनी एबिलिटी है उसके अंदर प्रॉब्लम को प्रॉपर फार्मूलेट करने की in terms of model. So the real world system under the investigation is abstracted by the conceptual model। तो जो वो रियल वर्ल्ड सिस्टम है जिसकी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है उसका आपने abstracted फॉर्म में एक conceptual मॉडल जो है वो बिल्ड करना है। देन सीरीज ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो आपके इस कंपोनेंट के और इस सिस्टम के स्ट्रक्चर के साथ कंसर्न होगी कि आप उसको किस तरह से लिंक करते हैं। सो इट इज़ द बेस्ट टू स्टार्ट विद सिंपल मॉडल एंड बिल्ड टूवर्ड द ग्रेटर कम्प्लेक्सिटी। जैसा मैंने पहले बताया बेस्ट थिंग यही है कि आप पहले सिंपल मॉडल बनाएं, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम को जो डिफाइन की थी उसको ब्रेक डाउन करें। सबसे पहले बेसिक सिंपल मॉडल को बनाएं, उसको रन करके उसकी टेस्टिंग करके चेक करें। देन आप वन बाय वन उसके अंदर चीज़ों को ऐड ऑन करें। फॉर एग्जांपल बेसिक मॉडल से मुराद आप अराइवल्स, क्यूज, सर्वर्स जो हैं वो आप उसके अंदर अपने मॉडल में कंस्ट्रक्ट करें। आफ्टर दैट जब आप बेसिक मॉडल बना लें, उसकी टेस्टिंग प्रॉपर हो जाए, देन आप उसके अंदर फेलियर्स और डिफरेंट जो शिफ्ट स्केजुअल्स आपके सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आप ऐड करना शुरू करें। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट एन अनडुअली कम्प्लेक्स मॉडल। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एक कम्प्लेक्स मॉडल जो है वो बनाएं एट द स्टार्ट। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप वन बाय वन स्टेप्स में चलें ताकि मॉडल की जो ट्रैकिंग में जो इश्यूज आ सकते हैं या जो मॉडल की फेलियर
के अंदर जो डीबगिंग के अंदर इश्यूज आ सकते हैं वो आपके कम से कम होंगे जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हो अपने मॉडल के अंदर डिफरेंट चीज़ों को सिस्टम के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दिस विल ऐड द कॉस्ट ऑफ स्टडी। डेफिनेटली अगर आप स्टार्ट में ही कम्प्लेक्स मॉडल से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको आप कंसेप्चुअल मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो माइट भी उसके अंदर एरर के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा स्टडी पे, उससे आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और मॉडल की जो क्वालिटी है वो भी उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वन बाय स्टेप फेजेस वाइज अपने मॉडल को बनाना स्टार्ट करें। और डेफिनेटली जो क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट है मॉडल की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जो अरीना का एक्सपर्ट पर्सन है उसे सिस्टम का आइडिया नहीं है, उसे अपने अरीना के सॉफ्टवेयर की टूल्स का बेहतर आइडिया है। तो वो आप जब तक उसको प्रॉपर वे में मॉडल जिसका उसने जिस प्रोसेस का बनाना है उसकी इंफॉर्मेशन वो सही तरह से नहीं समझ पाएगा तो वो उसी बेहतर तौर पे मॉडल को अरीना के टर्म्स के अंदर डिज़ाइन नहीं कर पाएगा या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर के अंदर लाइक ओसिम सॉफ्टवेयर में या फिर प्लांट सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट मॉडल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये जो स्टेप्स है दिस विल बेसिकली इनहांस द क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग मॉडल। इससे तो आपके मॉडल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी और मोर ओवर जो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस है उस मॉडल बिल्डिंग के अंदर वो भी बिल्ड होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है दैट इज द डाटा कलेक्शन। Data collection means there is a constant interplay between the construction of model and collection of the needed input data। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे आपका मॉडल के अंदर इन्हांसमेंट होगी उसके साथ साथ डाटा की नीड भी चेंज होगी। जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि अगर आपके मॉडल में पहले बेसिक अराइवल्स और क्यूज का डाटा ऐड किया है देन जब आप उसमें फेलियर का स्केजुअल का डाटा ऐड करेंगे तो उसके लिए भी आपको डाटा रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए फ्लो चार्ट के अंदर ये स्टेप आपको कंबाइंड शो हो रहा था स्टेप 3 और 4, क्योंकि ये दोनों इंटर रिप्ले की सूरत में काम करेंगे। जैसे जैसे मॉडल में इन्हांसमेंट होगी वैसे वैसे डाटा की नीड जो है वो भी चेंज होती जाएगी। सो डाटा कलेक्शन जो है एक मेजर पोर्शन जो लार्ज पोर्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो बेहतर है कि आप अपने डाटा को साथ ही साथ मॉडल बिल्डिंग के साथ स्टार्ट कर दें ताकि जो रिक्वायर्ड टाइम पे आपको डाटा रिक्वायर्ड हो तो डाटा आपके पास उस अवेलेबल फॉर्म में होना चाहिए। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी जो है वो डिटेल होने चाहिए इन अ लार्ज वे सो दैट द काइंड ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड। तो जितने ज़्यादा ओपन एंडेड और प्रॉपर वे के अंदर आप ऑब्जेक्टिव को डिक्टेट करेंगे उसी तरह से बेहतर तौर पे आप डाटा को भी कलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तो उसी हिसाब से हमारे डाटा की कलेक्शन में भी फिर इश्यूज आएंगे। ये इसीलिए मैंने पहले बताया कि प्रॉब्लम फार्मूलेशन और ऑब्जेक्टिव सेटिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सिमुलेशन स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। जितना बेहतर आप प्रॉब्लम को फार्मूलेट करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे नेक्स्ट जितने भी स्टेप्स हैं वो आपके लिए आसानी के साथ परफॉर्म होते जाएंगे। अगर स्टार्ट में बेस जैसे एक बिल्डिंग बनानी है और उसकी फाउंडेशन में अगर इशू है तो आप बिल्डिंग ऊपर 100 फ्लोर पे भी बनाना चाहेंगे तो वो उसमें मसले आते ही रहेंगे अगर आपकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम फार्मूलेशन और ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन और जो ऑब्जेक्टिव का स्कोप है वो सब पहले डिफाइन करना इन अ ट्रू स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैंक की एग्जांपल लें और हमारा जो डिज़ाइन है कि हमने फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ वेटिंग लाइंस कितनी है और नंबर ऑफ टेलर्स कितने चेंज हो रहे हैं या टाइप ऑफ डाटा नीडेड जो होगा उसके अंदर हमारे पास इंटर अराइवल टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो डाटा हमें चाहिए होगा और डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे के हिसाब से हमें डाटा चाहिए होगा। देन सर्विस टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन हमें रिक्वायर्ड होगी टेलर्स के लिए और हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन जो है अंडर वेरिंग कंडीशन ये रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक को स्टडी करें और हमें सिंपल सा मॉडल बनाना है जिसमें कस्टमर का अराइवल है देन उनकी प्रोसेसिंग है जो भी उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज चाहिए और देन वो सिस्टम से उनकी लीविंग है। तो अब अराइवल के लिए कस्टमर अराइवल के लिए तो हमें इंटर अराइवल टाइम्स का डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होगा
और डिफरेंट डेज का रिक्वायर्ड हो रहा है। देन टेलर की जो सर्विसेज का टाइम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें रिक्वायर्ड है उसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए होगी उसकी सर्विस टाइम की कि उसका टाइम ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेटा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बेसिकली आपके सर्विस टाइम से आप फाइंड करेंगे। और उसके भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में अवेलेबल है, लाइक अरीना इनपुट एनालाइजर से आप फाइंड कर सकते हैं, एक्सपर्ट फिट के सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं, इजी फिट के सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूशन की सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्दर इन डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक फ्यूचर क्लासेस में आएगा, जिसके अंदर हम इन डिटेल डेप्थ स्टडी करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं एंड सो ऑन। देन जो वेटिंग लाइन हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस कर रहे हैं बैंक के अंदर, हिस्टोरिकल डाटा जो है कि पहले पास्ट में कितनी वेटिंग लाइन की लेंथ जो है वो अचीव हुई है, एक्स वाई जी कितनी लेंथ होती थी, उस हिसाब से हमें वो हिस्टोरिकल डाटा चाहिए होगा। ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हम जब मॉडल की वैलिडेशन करेंगे उस टाइम पे हमें ये चीज़ें भी काम आएंगी वैलिडेशन के लिए। सो द लास्ट टाइप ऑफ डाटा विल बी यूज टू वैलिडेट द सिमुलेशन मॉडल, जैसे मैंने पहले बताया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स है जी मॉडल ट्रांसलेशन का। मॉडल ट्रांसलेशन का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड जो सिस्टम है result in model that require a great deal of information storage and computation, so the model must be entered into a computer recognizable format। मतलब कि जो मॉडल आपने बनाया है, कंसेप्चुअल मॉडल बनाया है, जब आप उसकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉपर वे में होनी चाहिए डिफाइन। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक सिंपल क्रिएशन का प्रोसेस बनाना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अरीना की स्क्रीन ओपन करता हूँ और यहाँ से मैंने ये एक क्रिएट का नोड यूज़ किया, देन मैंने प्रोसेस का नोड यूज़ किया और देन डिस्पोज का नोड यूज़ किया। अब ये जो मेरा एक मॉडल है ये इस अरीना की टर्म्स के अंदर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है। मतलब क्या है इसका, क्रिएट का ये जो मॉड्यूल है ये अराइवल का डाटा, मतलब इसके अंदर हम फीड करेंगे तो जो एंटिटीज हैं वो इससे क्रिएट होंगी, देन यहाँ पे प्रोसेस होंगी और प्रोसेस के बाद वो सिस्टम से डिस्पोज होंगी। तो ये जो मॉडल की ट्रांसलेशन हो रही है वो इन टर्म्स ऑफ अरीना है। अगर आप ओसिम की बात करते हैं तो ओसिम के अंदर ये ब्लॉक्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मॉडल कंस्ट्रक्शन के वो डिफरेंट होंगे, जो उसकी लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंडेबल होंगे। इसी तरह से प्लांट सिमुलेशन के अंदर डिफरेंट होंगे। बट मेन जो स्ट्रक्चर जो थिंग है वो यही है कि उसने सिमुलेशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करने हैं। तो आपके मॉडल को प्रॉपर वे में कंप्यूटर रिकग्नाइजेबल फॉर्मेट जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करें उसके अंदर उसको डिफाइन करना जरूरी है। तो वी यूज द टर्म प्रोग्राम, बेसिकली हम प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे, इवन दो it is possible to accomplish the desired result in many instances with little or no actual coding। तो हमें इसमें एज सच इतनी कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी। यूजर इंटरफेस जो है इसका वो यूजर फ्रेंडली है। लाइक सिंपल हमने ब्लॉक को इंसर्ट किया, अभी हर एक ब्लॉक के बैकएंड पे बहुत सारी कोडिंग होगी जो कि अरीना की कंपनी जो है, मतलब जो रॉकवेल सिमुलेशन कंपनी है अरीना का जिसका पैकेज है, उसने वो कर दी हुई है आपके लिए। आपने सिर्फ इसके अंदर डाटा की फीडिंग करनी है और देन आपको वो उस रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा जो भी डाटा आप इसके अंदर एंटर करेंगे, लाइक ऑटो मोड, स्टैंड, फ्लैटसिम, अरीना, ट्यूस्ट, प्रो मॉडल, सिम्यू8, विटनेसेस। तो ये सारे डिफरेंट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल हैंडलिंग के सॉफ्टवेयर हैं सिमुलेशन से रिलेटेड। देन है जी सिमुलेशन लैंग्वेजेस जो है वो पावरफुल और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हाउएवर अगर प्रॉब्लम जो है वो अमेनेबल फॉर्म में है तो उसका सोल्यूशन जो है वो किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अचीव कर सकें। सो द मॉडल डेवलपमेंट टाइम इज ग्रेटली रिड्यूस। तो जो मॉडल की फिर डेवलपमेंट का टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। फर्दर मोर मोस्ट ऑफ द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर packages have added the feature that enhance their flexibility although the amount of flexibility varies greatly। तो बहुत सारे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइडर्स हैं जो पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है डे बाय डे इन्हांस भी होती जा रही है और वो वेरी भी करती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के पैकेजेस के साथ, सो डैट कि आपका मॉडल
की जो ट्रांसलेशन है वो इजीली अकम्प्लिश हो सके और उसके ट्रू जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिल सके। जी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वेरीफाइड। वेरिफिकेशन या वेरीफाइड क्या चीज़ है? वेरिफिकेशन इज बेसिकली यूज टू प्रिटेंड द कंप्यूटर मॉडल दैट इज प्रिपेयर सम एनी एनालिसिस द फॉर द सिमुलेशन मॉडल। जो आपका सिमुलेशन मॉडल किसी एनालिसिस ने बनाया है उसकी आपने अब वेरिफिकेशन करनी है कि वो सही मॉडल है या नहीं। जो उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो प्रॉपरली फॉर्म्ड हुई है या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास एक मॉडल है। अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे एक डिसीजन का मॉड्यूल ऐड करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया, तो मेरा मॉडल जो है वो सही नहीं होगा। फिर इट्स मीन कि जो मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाई है वो सही नहीं है। वेरिफिकेशन इज रिलेटेड टू द डीबगिंग ऑफ योर मॉडल, कि इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द मॉडल, और प्रॉपरली वो उसी तरह से ही काम करे कि जिस तरह से आपका एक्चुअल मॉडल काम कर रहा है। तो इस पर्पज के लिए हम नॉर्मली 2D एनिमेशन जो है या 3D एनिमेशन आप बनाते हैं मॉडल के, सो डैट कि हम देख सकें कि जिस तरह से एंटिटी हमारी एक्चुअल मॉडल के अंदर मूव करती है और उसके अंदर कैप्चर होती है, क्यू लगती है, उसी तरह से क्या हमारे मॉडल के अंदर भी वो चीज़ आ रही है या नहीं। मतलब मॉडल प्रॉपर वे के अंदर फार्मूलेट हो रहा है या नहीं। तो जितने कम्प्लेक्स मॉडल होते जाएंगे उतना ही ये टास्क जो है वो डिफिकल्ट होता जाएगा टू ट्रांसलेट अ मॉडल सक्सेसफुली इनटू इट्स इंटायरली विदाउट अ गुड डील ऑफ डीबगिंग। अगर आपकी डीबगिंग से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो फिर आपका मॉडल माइट भी प्रॉपर वे में वेरीफाइड ना हो सके। तो डीबगिंग भी प्रॉपर वे में आपकी होनी चाहिए सो डैट कि जो कंप्यूटर के साथ उसकी वेरिफिकेशन है मॉडल की वो सही तरह से अकम्प्लिश हो सके। So for most of the part, common sense is definitely used for completing this step. Then जब वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी आप अपने मॉडल की अब वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन जो है इज यूजली अचीव थ्रू द कैलिब्रेशन ऑफ द मॉडल, और ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है फॉर कंपेयरिंग द मॉडल अगेंस्ट द एक्चुअल सिस्टम बिहेवियर यूजिंग द डिस्क्रिपेंसीज between the two and the insights that was gained through the इम्प्रूवमेंट ऑफ द मॉडल। तो जो वैलिडेशन का स्टेप है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर बने हुए मॉडल को एक्चुअल सिस्टम के साथ कंपेयर करने का जो स्टेप्स है, जो कैलिब्रेशन का स्टेप्स है, वो आपकी वैलिडेशन कहलाता है। और वेरिफिकेशन का जो स्टेप है वो आपकी मॉडल की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सेंस में डीबगिंग का जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप उसकी प्रॉपर फार्मूलेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और उसके कोड वगैरह देखते हैं वो वेरिफिकेशन है। और वैलिडेशन आपके एक्चुअल सिस्टम के साथ उसकी कैलिब्रेशन है। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटिंग अंटिल द मॉडल एक्यूरेसी इज जज एक्सेप्टेबल। जब तक आपका मॉडल प्रॉपर वैलिड नहीं होगा ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूड रहेगा जब तक मॉडल की वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होगी। सो फॉर एग्जांपल, जो प्रीवियसली हमने बैन की एग्जांपल मेंशन की थी, लाइक डेटा वाज कलेक्टेड कंसर्निंग द लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन अंडर द करंट कंडीशन। अब हमने हिस्टोरिकली डाटा जब कलेक्ट किया था कि अंडर करंट कंडीशन जो वेटिंग लाइन की लेंथ है वो कितनी होती है। अब उसको हम अपने सिमुलेटेड मॉडल के साथ मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे। एक्चुअल लाइफ में हमारे इस करंट कंडीशन के अंदर ऑन एवरेज जो लेंथ है उसके अंदर 20 to 25% होते हैं। क्या हमारी सिमुलेशन स्टडी के अंदर ऑन एवरेज 20 to 25 के दरमियान या 24 या 27 या 23 राउंड अबाउट इतने परसेंट उस वेटिंग लाइन में शो हो रहे हैं या नहीं? माइट बी पॉसिबल कि सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर वहाँ पे कोई क्यू लेंथ लगे ही ना। इट मीन्स जो मॉडल आपका सही वेरीफाइड जो वैलिडेट है वो नहीं हो पाया। और इस पर्पसली डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी यूज किए जाते हैं टू वैलिडेट करने के लिए। फर्दर हमारे डिटेल के अंदर जब टेस्टिंग करेंगे उसके अंदर जाके हम उन स्टेप्स को उन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वैलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? अगर आपका मॉडल यहाँ पे प्रॉपर वैलिड नहीं होता और आप इसी मॉडल के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो माइट भी आपके एक्चुअल सिस्टम के अंदर उसका जो इफेक्ट है वो ट्रू सेंस में अचीव ना हो सके। इंस्टेड कि आपकी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाए या ज़्यादा लॉस हो जाए। तो दैट्स वाई वैलिडेशन का स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिमुलेशन स्टडी में, क्योंकि इसके बाद ही आपकी एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट होनी है।
क्यों? क्योंकि ये आपका मिमिक बिहेवियर शो करा रहा है। बेसिकली जो एक्चुअल सिस्टम है उसी को आपने मॉडल में बनाया है और अब वो एक्चुअली उसी तरह से काम करेगा। फिर हम उसमें जो भी एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करेंगे और जो सिलेक्शन करेंगे हम अपनी उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, और जब उसको एक्चुअल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें तो हमें वही रिजल्ट मिलने चाहिए एक्चुअल सिस्टम में भी जो हमें सिमुलेटेड रिजल्ट मिले हैं। डेफिनेटली ये एक अप्रोक्सीमेशन के अगेंस्ट आपके रिजल्ट्स होंगे और सिमुलेटेड के रिजल्ट जो ऑन एवरेज होते हैं। वी कांट से कि जो सिमुलेशन जो लेट से 2070 ट्यू लेंथ है तो एक्चुअल भी 2070 ही होगी। उसमें जो वेरिएशन है, जो अप्रोक्सीमेशन है, वो एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट है जी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सो अल्टरनेटिव जो है अब आपके सिमुलेशन के स्टडी के वो आप डिटरमाइन करते हैं और ऑफ्टन जो डिसीजन कंसर्न होता है अल्टरनेटिव के साथ सिमुलेशन की फंक्शन के लिए, इसके लिए डिफरेंट रन जो है उनको कंप्लीट किया जाता है और फिर हर एक एक्सपेरिमेंटल रन को एनालाइज किया जाता है कि वो हमें क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फॉर ईच सिस्टम डिजाइन दैट इज सिमुलेटेड, जिस भी सिस्टम के लिए आप सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, decision needs to be made concerning the length of the initialization period। इनिशियलाइजेशन पीरियड को अपने माइंड में रखते हुए आप डिसीजन जो है वो मेक करते हैं उसकी लेंथ का, टाइम पीरियड कितना लगेगा सिमुलेशन की रन को परफॉर्म करने के लिए और कितनी नंबर ऑफ रेप्लिकेशन आपने परफॉर्म करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमुलेशन स्टडी को एक दफा रन नहीं करना आपने, उसके अंदर आपने मल्टीपल रन परफॉर्म करने। लाइक आपने एक सिमुलेशन स्टडी को रेप्लिकेट किया है 20 टाइम और फिर उसकी जो एवरेज हो रही उन 20 रन की वो आपका एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए यूज होना। एक सेकंड जब एक्सपेरिमेंटल आप परफॉर्म करेंगे उसकी आप कितनी रेप्लिकेशन कर रहे हैं। जब हम मैनुअल सिमुलेशन करेंगे तब जाके मैं फर्दर आपको इनके जो इनसाइट्स हैं वो भी एक्सप्लेन बताऊंगा कि किस तरह से रेप्लिकेशन चेंज करने से आपके प्रोडक्शन रन्स के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। लाइक वेरिएशन जो आती है आपके सिमुलेशन के रिजल्ट्स में, इसीलिए आपने एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन करनी है, एक रेप्लिकेशन नहीं करनी। एक रेप्लिकेशन के साथ एरर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जितनी ज़्यादा रेप्लिकेशन करेंगे फिर उनकी एवरेज आउट होके जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, सो डैट कि आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के जो रन के रिजल्ट्स हैं वो आपके एक्चुअल सिस्टम के साथ जब आप इम्प्लीमेंट करें वो अप्रोक्सीमेट हो सके। डेफिनेटली स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी इस सेंस में परफॉर्म किए जाएंगे, देन जाके हम कोई डिसीजन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन रन्स एंड एनालिसिस। सो प्रोडक्शन रन्स एंड देयर सब्सिक्वेंट एनालिसिस आर used to estimate the measure of performance of the system design that are being simulated, जो कि मैंने already explain किया पहले कि प्रोडक्शन रन्स और उनके जो सब्सिक्वेंट एनालिसिस जो आपने परफॉर्म करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं उनको हम एस्टिमेट कर सकें। देन मोर रन्स का आपने डिसाइड करना है कि गिवन एनालिसिस जो आपने रन परफॉर्म किए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं या फर्दर एनालिसिस को रिक्वायर्ड है कि उसने फर्दर रन्स जो है वो परफॉर्म करने हैं सो डैट द एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो फॉलो किए जा सकें। फाइनली आपके पास डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग आ जाएगी और ये बहुत अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी। लाइक डॉक्यूमेंट assumption, computer program, and the study result for use in the current and the future project। Like जो आपने अब मॉडल बनाया उसकी अब आपने डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग करनी है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए भी होगी और डॉक्यूमेंट assumptions के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी रिपोर्टिंग दो तरह से परफॉर्म होगी, प्रोग्राम की सेंस में और प्रोग्रेस की सेंस में। क्यों? क्योंकि जब आपने एक मॉडल बनाया है तो कल को फ्यूचर में अगर कोई और एनालिसिस उस मॉडल को समझना चाहे तो वो उसे समझ सके। तो इस वजह से प्रोग्राम की रिपोर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्रोग्रेस हुई है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसकी भी होनी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। सो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी फॉर द न्यूमरस रीजंस। लाइक अगर आपका प्रोग्राम जो है इज गोइंग टू बी यूज अगेन बाय द सेम और डिफरेंट एनालिसिस, अगर आपके प्रोग्राम को सेम मतलब जिसने किया है वो या फिर कोई और एनालिसिस अगर यूज करना चाहे, इट इज़ नेसेसरी कि वो उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सके कि उस प्रोग्राम के पीछे क्या पर्पज है। So this will create the actually confidence in the program so that the model user and the policy maker can make decision based on the analysis। तो जो policy makers और जो decision makers है
वो डिसीजन कर सके उन एनालिसिस की बेसिस पे जो भी आपने मॉडल डिज़ाइन किया था। आल्सो इफ द प्रोग्राम इज टू बी मॉडिफाइड, अगर फ्यूचर में आपके मॉडल की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो, और अगर कोई डिफरेंट एनालिसिस है तो वो उस प्रीवियस मॉडल को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, एडुकेट मतलब उसको समझ सके। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेरा एक मॉडल है, अब ये मॉडल सही चलेगा, आपको रिजल्ट भी सही दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें लिखा है क्रिएट वन, प्रोसेस वन, डिसाइड वन, डिस्पोज वन। इट डजेंट मीन कि मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ अगर अराइवल ऑफ कस्टमर, अब ये मुझे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है कि कस्टमर का अराइवल हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लेट्स से बार्बर प्रोसेस, मतलब यहाँ पे एक बार्बर से रिलेटेड प्रोसेस हो रहा है जो कस्टमर आएंगे। देन डिसीजन किस बेसिस पे हो रहा है कि जो कटिंग है, कटिंग राइट, तो जो कटिंग करवाई है कस्टमर ने वो सही तरह से परफॉर्म हुई है, मतलब जो कटिंग उसने हेयर कट करवाना था क्या उस बार्बर ने सही परफॉर्म किया है। अगर किया है तो देन वो सिस्टम से कस्टमर जो है वो लीव कर जाएगा। अदरवाइज वो अगेन इस बार्बर के प्रोसेस में चला जाएगा और उसको दोबारा से सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, या इन केस डिपेंड करता है कि प्रोसेस की नेचर क्या है, उसने फर्दर डिस्पोज ऑफ होना है या नहीं होना। तो ये जो चीज़ है आपकी मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन जो है, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मायने रखती है। फर्दर another reason जो है document of the program is that the model user can change the parameter, like अगर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर फॉर्म में करें तो आप उसके पैरामीटर्स को इजीली चेंज भी कर सकेंगे और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, और जो एफर्ट रिक्वायर्ड होगी उन रिलेशनशिप्स को, इनपुट या आउटपुट के पैरामीटर्स को जो कि एक्चुअली मेजर्स हैं आपके परफॉर्मेंस के, वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, सो डैट जो आउटपुट या जो परफॉर्मेंस मेजर्स आपके आउटपुट के थ्रू अचीव होंगे वो भी आप इजीली डिस्कवर कर सकेंगे अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगी। इन केस अगर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो माइट भी जितनी भी आपने एफर्ट की वो एक टाइम के लिए तो आपका काम आसान हो गया, बट फ्यूचर के लिए आपको फिर दोबारा से सारा कुछ जीरो से करना पड़ेगा इंस्टेड कि आप, और तब तक मे बी एनालिसिस चेंज हो जाए, वही एनालिसिस भी हो तो वो भी भूल सकता है। So that's why documentation is the important part of the every simulation study. Then progress documentation is also necessary. Like progress report that provide the important written history of a simulation project. तो जो आपके simulation project की history है उसकी पूरी progress की report जो है वो बनाना ज़रूरी है। दैट्स वाई कि उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के थ्रू आप क्रोनोलॉजिकल वे में जो वर्क डन, जो डिसीजन मेड हुए थे वो आपके उस रिपोर्ट में मेंशन हो, और दिस कैन आल्सो प्रूव टू बी अ ग्रेट वैल्यू इन कीपिंग द प्रोजेक्ट ऑन कोर्स। जो भी आपने मतलब सिमुलेशन का वो प्रोजेक्ट किया होगा वो आपको एक ग्रेट वैल्यू जो है उसकी प्रोवाइड करेगा इन द सेंस ऑफ रिपोर्ट। सो द प्रेजेंट स्टडी रिजल्ट, तो फाइनली फिर जो आपकी स्टडी के रिजल्ट्स हैं वो आपने प्रेजेंट करने हैं, और जो रिजल्ट्स आप प्रेजेंट करेंगे ऑल द एनालिसिस शुड बी रिपीटेड, सॉरी रिपोर्टेड क्लियरली एंड कंसाइसली इन अ फाइनल रिपोर्ट। तो जो आपके रिजल्ट्स हैं वो क्लियरली कम्युनिकेटेड होने चाहिए, कंसाइसली ही आपके रिपोर्ट होने चाहिए थ्रू रिपोर्ट। और यू कैन आल्सो यूज द एनिमेशन टू कम्युनिकेट द model to managers and some other peoples who don't understand or familiar with the model detail. For example, जैसे ये मेरे पास एरिना का मॉडल है, अब माइट भी जो मैनेजर्स या अदर पर्सन है उनको इस मॉडल की नो हाउ या अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, तो इस पर्पज के लिए आप 2D या 3D एनिमेशन का एक मॉडल बनाएं, सो डैट कि वो उस मॉडल को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से मॉडल जो है आपका एक्चुअली बिहेव कर रहा है। Further discuss the model building and validation process to promote credibility. And results are finally used for the decision making process if they are both valid and credible. तो अगर आपके मॉडल वैलिड और क्रेडिबल है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर प्रॉपर फॉर्म में यूज होंगे। एंड एट लास्ट आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो आप सक्सेसफुली परफॉर्म करेंगे, और ये प्रीवियस 11 स्टेप्स जो आपने परफॉर्म किए होंगे उनकी बेसिस पे, अगर आपके प्रीवियस स्टेप्स सारे ठीक चल रहे हैं तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। अदरवाइज आपका मॉडल डेफिनेटली
वो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा जो आपका सिमुलेटेड मॉडल दे रहा था. So it is also contingent upon how thoroughly the analysis has involved the ultimate model user during the entire simulation process. And if the model user has been thoroughly involved during the model building process, and if the model user understand the nature of the model of the outputs, then the likelihood of a vigorous implementation is enhanced. तो जो मॉडल का यूजर था जो उस स्टेप में इन्वॉल्व था, जब वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी शामिल होगा तो डेफिनेटली जो लाइकलीहुड इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है वो भी इन्हांस होगा, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म होगा. Conversely, if the model is underlying assumption have not been properly communicated, तो अगर मॉडल की assumptions जो underlying assumptions थी वो properly communicate नहीं होंगी तो implementation के दौरान आप सफर कर सकते हैं regardless of the simulation model validity. Although the simulated model validate था, लेकिन अगर आपने उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई या कम्युनिकेट नहीं किए रिजल्ट तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपको इश्यूज जो है वो आ सकते हैं. तो ये हमारे पास 4 फेजेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं अपनी सिमुलेशन स्टडी को. फेज 1 जिसके ऊपर एक्चुअली आपकी सारी सिमुलेशन की स्टडी बेस कर रही होती है, जिसके अंदर आप प्रॉब्लम फार्मूलेशन और सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान जो है वो आप डिफाइन करते हैं. देन जो फेज 2 है इसके अंदर आप मॉडल की कंसेप्चुअलाइजेशन से लेके उसकी वैलिडेशन तक आप स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, जो आपके करंट सिस्टम के मॉडल के मिमिक बिहेवियर को आप मिमिक करने की थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आप परफॉर्म करते हैं. देन आप फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन को रन करके रिजल्ट्स जो आपकी प्रॉब्लम थी वो अचीव करते हैं और फिर फाइनली आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो आप परफॉर्म करते हैं और देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देन सिमिलरली आप अगेन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसके लिए सिमुलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो एज अ समरी अगेन प्रॉब्लम फार्मूलेशन होगी. प्रॉब्लम फार्मूलेशन के अंदर आप प्रॉब्लम की डेफिनेशन करेंगे, सिस्टम को डिफाइन करेंगे, इस्टेब्लिश द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मेजर्स कौन कौन से हैं आपके वो आपने परफॉर्म करने हैं, कंसेप्चुअल मॉडल बिल्ड करना है और डॉक्यूमेंट मॉडल की अजम्पशन जो है उसको आपने डॉक्यूमेंट करना. तो ये पहला स्टेप है प्रॉब्लम फार्मूलेशन में. देन सिमुलेशन मॉडल बिल्डिंग के अंदर आप मॉडल की ट्रांसलेशन, इनपुट डेटा मॉडलिंग, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं. थर्ड स्टेप में आप एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करेंगे और उसके एनालिसिस करेंगे, लाइक प्रीलिमिनरी रन्स आप परफॉर्म करेंगे, फाइनल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और रिजल्ट्स के जो एनालिसिस है वो आप प्रोवाइड करेंगे. देन आप इवेल्युएट और आइटरेट करेंगे अपने इस प्रोसेस को थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, मॉडल मैनुअल और यूजर मैनुअल एंड देन फाइनली आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. तो ये एक सिमुलेशन स्टडी के डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन स्टडी के स्टेप्स हैं जिनको आप यूज करते हैं अपनी मॉडल की मतलब अपने सिस्टम की सिमुलेशन को परफॉर्म करने के लिए. अगर आप इन स्टेप्स को गो थ्रू करें और वन बाय वन डिटेल के साथ अपने स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करें और परफॉर्म करेंगे तो आपका डेफिनेटली सिमुलेशन स्टडी जो है वो सक्सेसफुली रन होगी और उसमें एरर के चांसेस भी कम से कम होंगे. ये फर्दर रेफरेंस के लिए बुक्स हैं, आप फर्दर इन बुक्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू.